नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पढ़ेंगे यूपी टेट का 2011 का प्राथमिक स्तर का जो पेपर हुआ था उसका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का जो भाग है उसको आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने सीडीपी के 30 प्रश्न लिए। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ठीक हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इससे पहले मैंने यूपी टेट के 2011 से लेकर 21 तक जो भी पेपर हुए थे ईवीएस के सारे पेपर करा दिए। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप भी अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट का पेपर देने वाले हैं जो कि जल्द ही होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ए, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। बी, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। तो दोस्तों, एक अति सक्रिय बालक को सही दिशा देने के लिए बालक को सही निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऐसे बालक को कक्षा के कार्यों का नेतृत्व यानी लीडर करने की का कार्य प्रदान करें, जैसे उसे कक्षा का मॉनिटर बनाएं तथा अन्य कक्षा कार्य सौंपकर उसे व्यस्त रखा जा सकता है। नेक्स्ट, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। बी, उनमें समकक्षियों की अभिवृद्धि पर। सी, दूरदर्शन के प्रभाव पर। या फिर डी, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। तो दोस्तों, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारण उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं उसका उन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। परिवार का वातावरण अच्छा हुआ तो उन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यदि खराब हुआ तो खराब। नेक्स्ट, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप क्या करेंगे? ए, उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। बी, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंद बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए बोलेंगे। सी, ऐसे विद्यार्थियों सिखाने की तकनीक सीखेंगे। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। तो दोस्तों, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे क्योंकि मंदबुद्धि बालकों पर शिक्षकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मंदबुद्धि बच्चों में संवेगात्मक परिपक्वता आने में कठिनाई होती है। इन बच्चों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और ये अधिकतर क्रियाओं में भाग नहीं ले पाते। इन्हें अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। एक शिक्षक के रूप में इस प्रकार के बालकों के शिक्षण हेतु विशेष शिक्षण विधियां अपनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है ए, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। बी, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। सी, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। या फिर डी, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों, एक शिक्षक का साधन संपन्न होने से आशय है उसके अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना। शिक्षक के शिक्षण की दुनिया में वही भूमिका होती है जो एक बांध या पुल बनाने वाले इंजीनियर की होती है। जहाँ जितनी अधिक तकनीक या वैज्ञानिक जानकारी और प्रयोगों की कुशलता उसके पास बांध या पुल बनाने की होती है, उतनी ही एक शिक्षक के साथ भी होती है। नेक्स्ट, बच्चे में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ए, व्यक्तित्व निर्माण में। बी, कक्षा शिक्षण में। सी, अनुशासन में। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बच्चे का संवेगात्मक समायोजन, व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण एवं अनुशासन में प्रभावी होता है। संवेग बालकों के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। ए,
शामपट का प्रयोग करना, बी चर्चा करना, सी कहानी कहना, या फिर डी प्रश्न पूछना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहानी कहना। तो दोस्तों कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक कहानी का सहारा लेता है। कहानी पद्धति से शिक्षण का कार्य संपन्न करते समय यह आवश्यक है कि कहानी छोटी व पाठ से संबंधित हो। कहानी की विषय वस्तु और स्वरूप बच्चों के भाषा और साहित्य के अनुभवों को विस्तार देने के लिए साथ साथ पढ़ना और लिखना सीखने का भी आधार देता है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ए, यह उनके शारीरिक रूप में सशक्त बनाएगा। बी, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। सी, यह समय बिताने में सहायक होगा। या फिर डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो दोस्तों विद्यार्थी में विद्यालय खेलना सहयोग एवं शारीरिक संतुलन के विकास की दृष्टि से उचित है। नेक्स्ट, परिवार एक साधन है। ए, अनौपचारिक शिक्षा का। बी, औपचारिक शिक्षा का। सी, गैर औपचारिक शिक्षा का। या फिर डी, दूरस्थ शिक्षा का। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा का। तो दोस्तों परिवार अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चा अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों से सामाजिकता का प्रारंभ पाठ पढ़ता है। जाने अनजाने में वह उनके व्यवहार का अनुकरण करता है। नेक्स्ट, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। बी, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। या फिर डी, उन्हें उचित कहानियाँ सुनाकर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आदर्श रूप से बर्ताव कर। तो दोस्तों आदर्श रूप से बर्ताव कर एक शिक्षक शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। शिक्षक स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत कर तथा महान व्यक्तियों के आदर्शात्मक व्यवहार एवं जीवन परिचित्र का वर्णन विद्यार्थियों को आदर्श व्यवहार करने हेतु प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। बी, कक्षा में समयानुवर्ती होना। सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। या फिर डी, एक सुवक्ता होना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। तो दोस्तों एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना है, जिसके लिए बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर और रुचियों का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। ए, संवेदनपूर्ण अवस्था। बी, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। या फिर डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों मूर्त क्रियात्मक अवस्था की बात करें तो बालक आयु सोपान के तीसरे चरण जो 7 से लेकर 11 वर्षीय अवस्था होती है वो मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट, बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। ए, कोलबर्ग द्वारा। बी, एरिक्सन द्वारा। सी, स्किनर द्वारा। या फिर डी, पियाजे द्वारा। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पियाजे द्वारा। तो दोस्तों पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक स्तर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला बात करें तो पहला संवेदीगामक अवस्था। दूसरी बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी की बात करें तो मूल संक्रियात्मक अवस्था। बात करें चौथे की तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों संवेदीगामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था की उम्र होती है लगभग जन्म से 2 वर्ष। और बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है हमारी 2 से लेकर 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है हमारी 7 से 11 वर्ष। और बात करें चौथे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की तो 11 से लेकर 14 वर्ष। नेक्स्ट, ये बातें आपको याद रखनी है। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ए, निषेधात्मक। बी, अग्रसक्रिय। बी, सी, संवेदनात्मक। या फिर डी, उदासीन।
तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संवेदनात्मक। तो दोस्तों अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका संवेदनात्मक होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चे बहुत भावुक और संवेदनशील होते हैं। हमारे द्वारा अनजाने में भी किया जाने वाला मामूली सा गलत व्यवहार उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अभिभावकों को अपनी इच्छाओं, मान्यता और आदर्श को उनके ऊपर नहीं थोपना चाहिए। व्यर्थ में हर समय उनकी आलोचना करते रहने से हम अल्पवयस्क बच्चों की सहानुभूति खो बैठते हैं। नेक्स्ट, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ए, खेल के मैदान में, बी, विद्यालय एवं कक्षा में, सी, ऑडिटोरियम में, या फिर डी, गृह में। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्यालय एवं कक्षा में। तो दोस्तों बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय और कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक विकास तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बालक द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने और मस्तिष्क के बारे में अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट, डैश 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 को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर डी, कक्षा में पूर्ण निर्भरता। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो दोस्तों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक और छात्र में समय समय पर वार्तालाप आवश्यक है। शिक्षण कार्य के दौरान प्रश्न पूछना पठन कार्य के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। एक, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्तवयस्कों के बराबर होते हैं। बी, बच्चों को युवा प्राप्तवयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी, बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या फिर डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। नेक्स्ट, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि ए, बच्चों को बोलना की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। बी, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिह्नित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। सी, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। या फिर डी, परीक्षण में आने वाला समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्र को अभ्यास कराना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। नेक्स्ट, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ए, सुनिर्मित पाठों में, बी, स्वतंत्र अध्ययन में, सी, नियोजित निर्देश में, या फिर डी, अभ्यास पुस्तकालयों में। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि स्वतंत्र अध्ययन में। तो दोस्तों असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव स्वतंत्र अध्ययन में करता है। असंगठित घर से आने वाले बच्चे पर उसके परिवार का विशेष प्रभाव पड़ता है जिससे उनमें अनुशासन एवं आत्मनिर्भर जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। इन गुणों के अभाव में बालक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करता है। नेक्स्ट, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप ए, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, बी, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे, या फिर डी, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। नेक्स्ट, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप ए, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, बी, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, सी, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें नहीं तो आप प्रधान अध्यापक को सूचित करेंगे, या फिर डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार
रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? ए श्रव्य साधन, बी दृश्य साधन, सी दृश्य श्रव्य साधन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दृश्य साधन। तो दोस्तों श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के दृश्य साधन के समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है। अध्यापन के दौरान शिक्षक पाठ्य सामग्री को समझाते समय जिन सहायक सामग्री का प्रयोग करता है वह सहायक सामग्री कहलाती हैं। आंखों से देखकर जिस सामग्री के माध्यम से हम समझाते हैं वह दृश्य सामग्री कहलाती है, जैसे कि श्यामपट्ट, मानचित्र और ग्राफ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ए श्यामपट्ट पर लिखना, बी प्रश्नों को हल करना, सी प्रश्न पूछना, या फिर डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें ए कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, बी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर डी स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया? ए टीपी नन्नन ने, सी बी स्पेंसर ने, सी फ्रोबेल ने, या फिर डी मॉन्टेसरी ने। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रोबेल ने। तो दोस्तों फ्रेडरिक फ्रोबेल ने शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। किंडरगार्टन छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक रूप है जो घरेलू शिक्षा से बदलकर अधिक औपचारिक शिक्षा में संक्रमित हो गया है। इस पद्धति के माध्यम से बच्चों को रचनात्मक खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है और उनमें बुनियादी कुशलताओं का विकास किया जाता है। फ्रोबेल ने प्री स्कूल शिक्षा का पहला संस्थान खोला जिसे किंडरगार्टन नाम दिया। नेक्स्ट, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? ए बच्चे की उपेक्षा करेंगे, बी अभिभावक को लिखेंगे, सी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या फिर डी बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप स्वयं मिलने जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है? ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया संबंधित है? ए मानसिक विकार से, बी गणितीय विकार से, सी पठन विकार से, या फिर डी व्यवहारिक विकार से। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पठन विकार से। तो दोस्तों डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। बात करेगा डिस्कैलकुलिया की, तो डिस्कैलकुलिया हमारी गणित विकार से संबंधित है। और यहीं हम बात करें अफेरिया की, तो ये मौखिक अधिगम से दोष से संबंधित है, और डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित कठिनाई है। नेक्स्ट, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए? ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, बी विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, सी विशेष विद्यालय में, या फिर डी विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। तो दोस्तों विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ करना चाहिए, जिससे उनके अंदर हीन भावना ना पनपने पाए, और उन्हें इस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए जिससे उनके अंदर उत्साह का संचार हो सके और जीवन पथ पर आगे बढ़ सके। नेक्स्ट, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा है? ए सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, बी पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, सी एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या फिर डी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 30, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को
1, निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। बी, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। बी, सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। या फिर डी, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।